हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दिस इज द वीडियो जहां हम डिस्कस करेंगे योजना मैगजीन की समरी फॉर जनवरी 2022। फरवरी का भी योजना आ गया है, आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आया है। वो भी मैं जल्द से जल्द पढ़ के आपको डिस्कस कर दूंगा सारी चीज़ें। अब हम योजना कुरुक्षेत्र इस साल से शुरू कर रहे हैं। लास्ट ईयर तक हम इसको नहीं करते थे। लास्ट ईयर तक हमारा सिर्फ द हिंदू एनालिसिस और जो इंडियन एक्सप्रेस की सारी चीज़ चलती थी, बट इन द न्यू ईयर हमको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है और आपको पूरा ओवरऑल आपका जो डेवलपमेंट है, आपका ओवरऑल जो तैयारी है, वो हम चाहते हैं कि ये एक ही लोकेशन पे आपकी हो जाए। सो फॉर दैट रीजन वी आर स्टार्टिंग विद दैट। आप लोग का बहुत सारा प्यार लगेगा, बहुत सारा सपोर्ट आप लोग को लगेगा, है ना। कंटेंट आपको पता है कि हमारी क्वालिटी कैसी है। वी ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज आवर क्वालिटी। हम हमेशा क्वालिटी को अच्छा से अच्छा रखना चाहते हैं, वही हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करें। बस अपना प्यार लाइक शेयर और कमेंट्स के थ्रू हमको देते रहेगा। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव। जनवरी का पूरा जो 2022 जनवरी का जो समरी है योजना का, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस बार का समरी दिखा दूं कैसा दिखता है ऊपर से योजना, अगर आप देखेंगे, क्योंकि अंदर से तो आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं पूरे नोट्स मैंने बना लिए हैं। ये जो योजना है इस बार की आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्पेशल इशू निकला था जनवरी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, पहला जो लिखा है द जाइंट लीप इंडिया एज अ स्पेस पावर, तो स्पेस पावर के ऊपर लिखा गया है। फिर एग्रीकल्चरल पावर हाउस के रूप में, तो इसमें 4 चीज़ें बताई गई कि इंडिया ने जाइंट लीप ली है स्पेस पावर में, सेल्फ रिलायंस रहे हैं हम एग्रीकल्चरल में, तो एग्रीकल्चर पावर हाउस भी है, डेवलपमेंट भी हमारा हुआ है क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को मिला है, और हमने स्वदेशी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है। 4 थीमों पर ये योजना है इस बार की। सारी थीमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली थीम के साथ, जो कि है इंडिया एज अ स्पेस पावर जाइंट। अब इंडिया एज अ स्पेस पावर की शुरुआत जो योजना करता है, पहले आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे फैक्ट दे देता है, जैसे कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो इनकोस्पार था, सबसे पहले वो बना। कुछ भी इसरो से बनने से पहले सबसे पहले जो बॉडी बनी थी ना, वो इनकोस्पार थी, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है ना। अब ये बनी थी 1962 में, दिस वाज फॉर्म्ड इन 1962, और ये बनी थी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत, ठीक है ना। 3 फैक्ट्स हमने देखे। इनकोस्पार बना 1962 में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत बना, और ये बना आपका, ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च था। और इसमें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो कहलाते हैं वो है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जी ने एफर्ट लगाया जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है ना। फिर 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना, TERLS जिसे बोलते हैं। कहाँ पे बना? तिरुवनंतपुरम में बना, और ये बना फॉर अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। याद रखिएगा, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये बना अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए 1963 में। फिर 1969 में, याद रखिएगा, इन 1969 जो नाम है इनकोस्पार का, उसी को सक्सीड किया गया एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका नाम बना इसरो। 1969 में इनकोस्पार को सक्सीड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसका नाम बना इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड सबसे पहली सैटेलाइट इसरो ने क्रिएट की आर्यभट्ट के रूप में, और उसको लॉन्च कब किया था? उसको लॉन्च किया 1975, अप्रैल 19 1975 को। एंड ये सपोर्ट था सोवियत यूनियन का। उस समय हमको सपोर्ट किसका मिला? आर्यभट्ट को लॉन्च करने में सोवियत यूनियन का सपोर्ट मिला। फिर इंडिया की दूसरी सैटेलाइट लॉन्च हुई, जिसका नाम था भास्कर सेगा 1। फिर इसके बाद ये भी सोवियत की मदद से ही लॉन्च हुई थी। फिर रोहिणी वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी सक्सेसफुली पुट इनटू द ऑर्बिट। जो पहली इंडियन सैटेलाइट थी ना जो पुट हुई, अभी तक तो ऊपर आर्यभट्ट हमने देखा सोवियत यूनियन की मदद से हुई, दूसरा हमने भास्करा देखा सोवियत यूनियन की मदद से, तीसरा जो पहली कहना चाहिए इंडियन सैटेलाइट जो सक्सेसफुली पुट की गई ऑर्बिट में, SLV-3 का यूज किया गया था, इंडियन बिल्ट लॉन्च व्हीकल था 1980 में, रोहिणी। याद रखिएगा, रोहिणी जो सैटेलाइट थी वो पहली इंडियन बिल्ट थी, जो इंडिजिनसली पूरा SLV-3 के माध्यम से लॉन्च की गई। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे उनके बारे में, जैसे आर्यभट्ट का अगर हम देखें तो आर्यभट्ट वाज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर हु वाज विच वाज कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट। एंड इसमें जो स्पेस क्राफ्ट था 1975 में सोवियत की मदद से लॉन्च। ये पेज जो है ये योजना का ही पेज है, याद रखिएगा, है ना। और ये वहीं से सोवियत की मदद से लॉन्च किया गया।
PSLV की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपना PSLV का मिशन स्टार्ट किया और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इसको। चंद्रयान 1 2008 का प्रोजेक्ट है, 2008 में चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था, दैट वाज वेरी मच सक्सेसफुल और ये था फॉर द लूनार सरफेस। फिर चंद्रयान 2 2019 का मिशन था जिसमें हमने विक्रम और प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लॉन्च किया, लेकिन वो थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं रहा है। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में हमने बहुत सक्सेसफुली मार्स ऑर्बिटर में सबसे कम दामों में, सबसे कम कीमत में हमने ये हासिल किया, जो कि केवल 3 से 4 कंट्रीज नहीं अचीव किया है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द मंगलयान मिशन, जिसमें हम मार्स के सर्विस पर रीच किए थे ऑन 24 सितंबर 2014, आप याद रखिएगा। फिर GSAT-29 जो हुआ था, हैवीएस्ट वेट सैटेलाइट जो थी फ्रॉम श्रीहरिकोटा 2018 में हमने लॉन्च की थी, एंड दिस वाज फॉर द बेटर कम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए क्रायोजेनिक की मदद से हम बहुत सारी जो 4 टन 5 टन की सैटेलाइट्स हैं उनको भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम लॉन्च कर सकते हैं। तो वो सब स्पेस के फील्ड में हमने सारे एडवांसमेंट जो है वो किए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है स्पेस प्रोग्राम का फॉर इंडिया, ये भी योजना में ही मेंशन्ड है। तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज थ्राइविंग स्पेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो सॉफ्ट पावर डेवलप होता है, नो डाउट। कहीं भी अगर हम देखेंगे कि क्या सबसे बड़ा एम है, तो सबसे पहले तो सॉफ्ट पावर हमारा डेवलप होता ही होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है कहनी चाहिए, वो तो सॉफ्ट पावर की दृष्टि का मतलब क्या है? सॉफ्ट पावर मतलब कि जैसे वर्ड आपको किस तरीके से परसीव करता है, वर्ड के सामने आपकी क्या इमेज है। तो डेफिनेटली स्पेस का जो पावर है वो सॉफ्ट पावर को तो इंक्रीज करता ही करता है, साथ ही इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट हो सकता है। इकोनॉमिकली अब कैसे बेनिफिट होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इकोनॉमिकली बेनिफिट कैसे होगा। तो इकोनॉमिकली ऐसे बेनिफिट हो सकता है कि ये आपको एक्चुअली में बताता है कि किस तरीके से दूसरी कंट्रीज आपका यूज़ करेंगी, आपके यहाँ से लॉन्च करवाएंगी, आपसे इक्विपमेंट मांगेंगी, आपसे टेक्नोलॉजीज मांगेंगी, है ना। तो ये बेसिकली आपके इकोनॉमिक एडवांटेज हैं जो कि मिलेगा। इसके साथ ही साथ कंट्री को तो अपने लेवल पे एडवांटेज मिलेगा, जैसे एग्रीकल्चर में मिलेगा, कम्युनिकेशन की फील्ड में मिलेगा, है ना। तो ये सब भी हमको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन एग्रीकल्चर की फील्ड में। देन हमने देखा रिमोट सेंसिंग के फील्ड में भी इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। रिमोट सेंसिंग के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। वेदर फोरकास्टिंग करनी है आपको, रिसोर्स मैपिंग करनी है आपको, यू नेम एनीथिंग, एंड वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका यूज़ होगा। चाहे तो साइक्लोन का प्रेडिक्शन जो हम कर रहे हैं वो सब कैसे कर रहे हैं, वी आर एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ योर satellites only. So it is very critical for India's safety also, India's security also, India's communication also, for economic benefits, for soft power, for education, for defense, for surveillance। जो भी हमको करना है, चाहे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर हमको सर्विलांस करना है, वो भी हम सैटेलाइट्स की मदद से कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस जो इतने ज़्यादा आ चुके हैं गिवन इन द कंटेक्स्ट, तो उन सब जगह ये यूजफुल है। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स पर अगर हम बात करेंगे तो IRNSS का नाम लिए बिना ये चीज़ बात अधूरी रह जाएगी। IRNSS आपको पता है कि ये इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि लॉन्च किया गया था बाय इंडिया टू प्रोवाइड प्रिसाइज पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया एंड द रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। मतलब अपने रीजन में तो ठीक है, साथ ही अपने बॉर्डर से 1500 किलोमीटर बियॉन्ड तक प्रिसीजन के साथ पोजीशन की डिटर्मिनेशन करने के लिए IRNSS, जिसमें 7 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं। और आपको पता होगा कि एक्यूरेसी जो है दैट इज अप टू मोर देन 20%, मतलब 20 मीटर के प्लस माइनस के साथ एक्यूरेसी आपकी है। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट मिशन है वो है आदित्य L1 मिशन। L1 आपको पता है लैग्रैंजियन पॉइंट कहलाते हैं। लैग्रैंज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे अगर हम कोई सैटेलाइट प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल जो है हर जगह से, हर डायरेक्शन से वो इक्वल होता है और वो जो सैटेलाइट है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट पे रहती है, तो लैग्रैंज पॉइंट कहलाता है। अब आदित्य L1 जो मिशन है दैट इज एक्चुअली अ मिशन फॉर स्टडीइंग द सन को स्टडी करने का मिशन है। इसके अलावा गगनयान प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लॉन्च ऑफ गगनयान, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोजेक्ट दैट वाज शेड्यूल्ड फॉर 2022। गगनयान जो रहेगा वो पहला ह्यूमन स्पेस प्रोजेक्ट रहेगा जिसको किया जाएगा। इसके अलावा 2017 में ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल भी आया था। द बिल्स गोल इज टू प्रमोट एंड गवर्न इंडियाज स्पेस ऑपरेशन। तो इंडिया के स्पेस ऑपरेशंस को बेसिकली वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एंड उसको एक तरीके से उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग करने के लिए बेसिकली डिपार्टमेंट स्पेस के अंतर्गत ये ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल लाया गया था। इसके अलावा डिफेंस स्पेस एजेंसी एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस एजेंसी इज इन चार्ज ऑफ इंडियाज स्पेस वारफेयर एंड सैटेलाइट इंटेलिजेंस एसेट्स। तो
डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है दैट इज अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड द एजेंसी इज इन चार्ज ऑफ इंडियाज स्पेस वॉरफेयर एंड सैटेलाइट इंटेलिजेंस एसेट्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट। इसके अलावा दो डेवलपमेंट्स और योजना ने मेंशन किए, एक है NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ना, इट वाज फाउंडेड इन 2019 में इसको बनाया गया एंड ये बनाया गया था सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के जैसे एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ही बनाया गया बेसिकली। एंड इसका मिशन है मार्केट स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप करना, ठीक है ना। इसका क्या करना, मार्केटिंग करना स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि स्पेस का भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, स्पेस का भी डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो इकोनॉमिक बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप मार्केटिंग करेंगे। जैसे कि मैं आपको लाइक करने के लिए बोलता हूं, लाइक और शेयर करने से क्या बेनिफिट है या कमेंट करने से क्या बेनिफिट, आप एक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वी वांट दैट कि हमारी मार्केटिंग आप करें, क्योंकि आप हमारा यूजर बेस है ना, आप हमारा यूजर बेस है, आपको पता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है एंड हम चाहते हैं कि आप उस चीज को बस बताएं। हम ये नहीं चाहते कि आप कुछ फेक लिखो, कुछ गलत लिखो, बस आप सही चीज बताओ कि अच्छा कंटेंट है। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी NSIL की है कि आप मार्केट करो, आप बताओ लोगों कि भैया हम इतना सस्ता बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, आप बताओ लोगों कि हम इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वही वाली चीज है। दीज आर ऑल स्ट्रेटजीज फॉर मार्केटिंग ओनली। इसके बाद इन स्पेस जो है यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, अब ये एक इंडिपेंडेंट नोडल एंटिटी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ही आती है और ये भी आपका कमर्शियलाइजेशन के लिए ही बनाई गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑल्सो एंड इसमें नॉन गवर्नमेंटल जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं, नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट इंटरप्राइजेस को पार्टिसिपेट करवाने के लिए इसको बनाया गया था। इन स्पेस बेसिकली में नॉन गवर्नमेंटल जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं उनको स्पेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए ये बनाया गया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं, जब सेक्टर है पूरा तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस में सबसे पहला जो चैलेंज है वो है नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न, यानी कि गवर्नमेंट को नॉलेज ये लगता है कि भैया अगर हम नॉलेज शेयर करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी का क्या होगा, मतलब लोगों को हम बता देंगे कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा प्राइवेट को भी नहीं इन्वॉल्व करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस के कारण हम प्राइवेट को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, कई इंडिया में देखो आपको पता है कई क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, कई अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ता है, तब जाके फाइल बढ़ती है। तो डिले इन द प्रोसेस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसमें जो डिले होता है दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब जैसे इसरो है इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि खुद PMO के अंतर्गत आती है। तो इसरो के भी एक बिजनेस ब्रांच है, इसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये लोगों को लगता है कि भाई कहीं अगर ये डायरेक्टली बिजनेस करने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन आ जाए। फिर लाइसेंसिंग के साथ वो रहते हैं, कंसर्न्स रहते हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर जो है सैटेलाइट के लिए, अर्थ स्टेशन गेटवेज के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रबलसम प्रोसेस है एंड इससे हमारी जो सैटेलाइट कैपेसिटी है उसमें इंक्रीज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट। लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है लोगों को। एंड इनोवेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो कहीं पे भी स्पेस टेक्नोलॉजी तभी सक्सेसफुल है जब प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा जो वीकनेस होता है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें कॉपी पेस्ट या ज़्यादातर हम मतलब मेड इन इंडिया के नाम पे हम वेट करते हैं कि दूसरा कोई बना दे फिर हम उसका दूसरा प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे PUBG बनाया तो हमने हमारे अक्षय कुमार ने कुछ और बना दिया है ना, लेकिन हम जैसे सोच क्यों नहीं रहे, व्हाई आरंट वी थिंकिंग अहेड, हम उनसे पहले कोई चीज़ हम पहले क्यों नहीं दे रहे। तो दैट इज़ अ मेजर चैलेंज जो कि यहाँ पे कहना चाहिए कि इनोवेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है। और रिकमेंडेशंस में फिर ऑब्वियस सी बात है वही रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले तो एक पॉलिसी बनाओ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाओ जो कि टाइम बेस्ड तरीके से इसरो और जो दूसरी प्राइवेट फर्म्स इन्वॉल्व हो उनको मॉनिटर कर सके या उनकी एक तरीके से प्रोग्रेस को एस्टिमेट कर सके। दूसरा उन्होंने कहा कि फ्यूचर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस और स्पेस ट्रेवल को प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत इंक्लूड करना चाहिए। जो फ्यूचर जैसे स्पेस एक्स देखो, फॉरेन में देखो एलन मस्क ने क्या मस्त बना दिया है ना, स्पेस एक्स वहाँ मतलब जेफ बेजोस जा रहा है होके आ रहा है स्पेस में। तो ऐसा कुछ आपके यहाँ बिजनेस एंटरप्राइजेज या इन सबको भी मौका दो ना। देन रेगुलेटरी क्लैरिटी रखो, जैसे कि जो हर्डल्स आते हैं, क्लियरेंसेज आते हैं, लाइसेंस, ये सब उन सब में जो प्रॉब्लम्स आते हैं इन सबको सॉल्व करने की कोशिश गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और इसरो को थोड़ा फिनेंशियल और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करो। जैसे हमारे यहाँ मूवी में क्या दिखा है कि अक्षय कुमार और विद्या बालन पूड़ी तलते हुए स्पेस में भेज रहे हैं। अब आई विश दैट ऐसा ना हुआ हो, है ना, वो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है। अदरवाइज अगर ऐसे पूड़ी और ये तलने का सोच के हम स्पेस में लॉन्च करने लगे मंगलयान जैसी चीज़ें तो फिर बड़ा
बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आई होप ये चीज़ें ना हुई हो तो ही बेटर है। इसीलिए थोड़ा उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो, उनको पैसा दो। आप जब तक फेल नहीं होगे तब तक आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते ना। तो वही वाली बात है कि अगर फेल होते हैं तो सिर्फ घबराइए नहीं, उनको सक्सेसफुल होंगे वो, लेकिन पहले ऑब्वियस बात है थोड़ा बहुत फेलियर भी आ सकते हैं, तो उनको सपोर्ट करो। दूसरे आर्टिकल में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्वदेशी एंटरप्रेन्योरशिप भी इस बार के जो योजना है उसका टॉप थीम में था। तो स्वदेशी इकोनॉमिक्स या स्वदेशी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? बेसिकली स्वदेशी का मतलब ये होता है इंडिजिनस। स्वदेशी का मतलब कुल मिलाकर के हो गया इंडिजिनस, इंडियन वैल्यूज के साथ, यानी कि कोई भी चीज़ में अगर इंडियन वैल्यूज, इंडियन मेथोडोलॉजी, इंडियन चीज़ें, इंडियनाइज आपने कर दिया किसी प्रोसेस को, तो वो स्वदेशी हो गया। और जब आपने उसको इकोनॉमी से जोड़ दिया, है ना, स्वदेशी कब हुआ? जब आपने उसमें इंडियन वैल्यू, इंडियन प्रोसेस, इंडियन लोग, इंडियन टेक्नोलॉजी सब लगाया, ठीक है। अब आपने उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ दिया, उसको कमर्शियल एस्पेक्ट बना दिया, तो वो क्या बन गया? स्वदेशी इकोनॉमिक्स बन गया, है ना। और ये कंटेम्प्ररी एक एक्सप्रेशन है जो कि बेसिकली आया है इन अपोजिशन टू द मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म। जो मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म था उसके अगेंस्ट ये वैल्यू है। ऑब्वियसली बात है, मार्केट तो बोलता है कि खोलो, लिबरलाइज करो, पूरा का पूरा इकोनॉमी सबके लिए खोल दो, है ना। लेकिन इंडियनाइजेशन जो है, बेसिकली जो ये वाली बात है, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि स्वदेशी एंटरप्रेन्योरशिप जो बात है, ये एक्चुअली में कहता है कि भैया थोड़ा सा आप इंडियन या इंडिजिनस वैल्यूज उसमें रखो। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है स्वदेशी इकोनॉमिक्स बोलती है कि भैया जो दूसरे बाहर के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट लेने आएंगे, और आपको अपने इंडिया का देखते हुए, इंडिया का ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना, इकोनॉमी को इस तरह से बढ़ाना है कि वो इंडिया और इंडिया के लोगों को लेकर के चले, ना कि किसी प्राइवेट फर्म के बेनिफिट के लिए। तो प्री स्वदेशी मूवमेंट, जैसे स्वदेशी मूवमेंट के पहले कुछ बहुत सारे मूवमेंट्स थे जो इंडिया में लगे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, इसके प्रपोनेंट थे लाला लाजपत राय और लाला हरकिशन लाल, ये लोग थे। और ये पंजाब नेशनल बैंक जो था, इट वाज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक, ये पहला इंडियन ओन्ड बैंक था। याद रखिएगा, स्वदेशी के ही राह में आज़ादी के पहले भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक बाय लाला लाजपत राय, लाला हरकिशन लाल, एंड ये पहला इंडियन ओन्ड बैंक था। फिर गोदरेज एंड बॉयस जो था, इसमें अर्देशीर बुरजोरजी, सौरभ जी गोदरेज, ये इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी बनी। देन बंगाल केमिकल्स, हम सबको पता है, पीसी रे, है ना, पीसी रे द्वारा बनाया गया। इट वॉज इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है ना। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज बाय पीसी रे, जो कि पहली बंगाल केमिकल्स के नाम से पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी 1901, आई थिंक प्रोबेबली द ईयर इज ऑल्सो 1901, आप याद देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मुझे बताइए कौन सी ईयर में खुली थी। आई थिंक 1901 में ही खुली थी। सो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट जैसे चलता है ना, अब स्वदेशी इकोनॉमी का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब जो एंटरप्राइजेस ऐसे वैल्यूज को लेकर के चल रही, जो इंडियन वैल्यूज हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर चल रही जो इंडियंस की नीड को केटर कर रहे हो, ऐसी चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जो पूरा इंडिया में ही आपका हार्नेस हो जाए, तो वो जो बिजनेस होगा, वो जो एंटरप्रेन्योरशिप होगी, वो स्वदेशी एंटरप्रेन्योरशिप होगी, वह स्वदेशी एंटरप्राइजेस कहलाएगी। एंड स्वदेशी कैन बी डिफाइंड एज completely acceptable and wonderful support of Indian industry to complete exclusion of foreign, particularly English goods। मतलब कि कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ फॉरेन स्पेशली इंग्लिश गुड्स। जो स्वदेशी का कंसेप्ट आया था 1905-1906 का, अगर आपको टाइम याद हो तो 1905 में आई थिंक गोपाल कृष्ण गोखले के लीडरशिप में हुआ था कांग्रेस समिट, और 1906 का जो समिट था वो दादा भाई नौरोजी के लीडरशिप में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने ऑलरेडी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो था उस किताब में मेंशन किया था कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो ऐसे में वो कंसेप्ट लेकर के आए थे, स्वदेशी का कंसेप्ट वही लेकर के आए थे। 1905-06 में ये कंसेप्ट आया, जिसमें स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रूल और स्वराज, ये चार चीज़ों की बात की जाती है ना। तो दैट वाज द थिंग विच वाज द टॉक ऑफ दैट टाइम। और इसी में बेसिकली इंपोर्ट्स को एलिमिनेट करने की बात की जाती है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात की जाती है, इंडियन लोगों को जॉब देने की बात की जाती है, इंडिया के ही जो प्रोक्योर्ड इक्विपमेंट्स हैं, जो प्रोक्योर्ड मशीनरी, उसी से प्रोडक्शन करने की बात की जाती है। तो दिस इज व्हाट स्वदेशी एंटरप्राइजेस मीन्स, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस। तो सबसे पहले योजना बताती है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल पावर हाउस है,
ठीक है ना। तो एग्रीकल्चरल पावर हाउस है, बोल दिया हमने। अब क्यों है, वाई इज इंडिया एग्रीकल्चरल पावर हाउस, दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो। तो योजना कहती है एग्रीकल्चर जो है इट अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ इंडियाज $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी विच इज इंक्रीजिंग एट अ स्लगिश रेट ऑफ 1.5 to 2% पर ईयर। ठीक है ना, हमारी जो इकोनॉमी का 15% का हिस्सा है जीडीपी का, वो एग्रीकल्चर कवर करती है। लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है ना, एंड ग्लोबल लैंड हमारे पास केवल 2.4% के आसपास है। वी हैव ओनली 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज ओनली 4% ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज। लेकिन फिर भी 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हम मैनेज करते हैं। इंडिया फीड्स 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विद ओनली 2.4% ऑफ लैंड एंड ओनली 4% ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चरल एंड लैंड रिफॉर्म्स, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने बहुत पुश किया है इवन इन द पैंडेमिक ईयर। अभी कल परसों का ही मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था, आपको मैंने बताया भी था कि पैंडेमिक ईयर में भी हमारा लगातार जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता गया है। एग्रीकल्चर वॉज द वन सेक्टर जिसके ऊपर पैंडेमिक का इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली दिस इज द बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, दिस इज व्हाई इंडिया इज एग्रीकल्चरल पावर हाउस, और ये डिमॉन्स्ट्रेट होता आया है। ठीक है ना, अब एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस के लिए मूव ऐसे हम एक दिन में नहीं हो गए, बहुत सारी चेंजेस करने पड़े, बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े। जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिसी मेकर्स एम्ड टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन स्टेपल फूड ग्रेन्स, जैसे कि वीट एंड राइस। वीट एंड राइस में हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट करने की कोशिश करते रहे। तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। आपको याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने किस तरीके से वेराइटीज जो थी अलग अलग लेकर के आए। 1965 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होता है, याद रखिएगा ईयर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1965-66 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम है। फिर 1970s के बाद आपको ऑपरेशन फ्लड, वर्गीस कुरियन का नाम आपने सुना होगा। 1970s में ऑपरेशन फ्लड जो कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो आया। फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। नाबार्ड 1982 के आसपास आई थिंक नाबार्ड बनाया गया, 1982 में ही नाबार्ड बनाया गया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि बाकी के इंस्टीट्यूशंस को पैसा देता है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। क्रेडिट जो था रूरल एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो था उसका इशू सॉल्व किया गया है ना, ये सारी चीजें। फिर ब्लू रेवोल्यूशन, अभी रिसेंटली ब्लू रेवोल्यूशन आपको पता होगा, फिशरीज सेक्टर में हमने ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन किया है। तो ये सारे चेंजेस हमने किए हैं फॉर मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। ठीक है ना, लेकिन फिर भी देर आर मैनी चैलेंजेस टू इंडियन एग्रीकल्चर, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडियन एग्रीकल्चर के। तो वो क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला स्मॉल फ्रैगमेंटेड लैंड ओनरशिप। इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की वो ये प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो लैंड होल्डिंग है ना वो थोड़ा कम है और वो बहुत फ्रैगमेंटेड है। लैंड होल्डिंग्स आर लेस इन साइज, एक तो पहले कम है, लोगों के पास 1 एकड़ 2 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एकड़ 3 एकड़ है ना। और दूसरी चीज़ वहां पे भी वो फ्रैगमेंटेड है, मतलब वो भी एक, अगर मान लो किसी के पास 5 एकड़ भी है ना तो 5 एकड़ एक साथ लैंड नहीं होगा, वैसे एक एकड़ के या 80-80 डिसमिल या 50-50 डिसमिल के अलग अलग पैचेस में होगा। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के साथ। इसके बाद हमने देखा कि वर्चुअली ऑल द कल्टिवेबल लैंड इज फार्म्ड, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड इज अ वेरी मतलब इज थॉटफुल टॉपिक, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग सारा जो कल्टिवेबल लैंड है वो अभी हम फार्मिंग में यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए या क्या इनोवेशन लाया जाए, दैट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आस्क। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि अब हम और, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को लग रहा है कि सैचुरेशन पे है, एक ग्रोथ जो है वो मार्जिनल 1% 2% की हो गई है, तो अब ये सैचुरेशन की तरफ है। तो लोगों को लग रहा है क्या इनोवेशन और किए जाए। फिर हमने देखा कि बीटी जो क्रॉप्स आए, बीटी कॉटन आया, बीटी कॉटन के अलावा कोई और अप्रूव नहीं हो पाया। तो ये भी एक इशू है कि जो दूसरे इशूज हैं उन कारण से बीटी क्रॉप्स और जो नया इनोवेशन है वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस बहुत कम है इंडिया में, बहुत खराब है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। एग्जैक्टली यही वर्ड यूज करना आंसर राइटिंग में, बहुत नंबर मिलेंगे, बता रहा हूं मैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस मतलब कि जैसे लॉजिस्टिक्स वाला इशू भी है आपके साथ, मार्केटिंग वाला इशू भी है, जो वो बेचते हैं बेचारे किसान, उन सब में सब जगह इशू है
स्टोरेज फैसिलिटीज़ बहुत कम है, इसलिए जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा स्टोरेज में लॉस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। फिर सॉइल पोल्यूशन जो एक नया इशू आया बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। सॉइल पोल्यूशन अपने आप में एक इशू है, एक मेनेस है। सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जा रही है, जब लैंड फैलो रखेंगे तो फिर ग्रो कहाँ पे करेंगे, तो ये भी अपने आप में इशू है। ये सारे जो इशूज़ हैं ना, ये चैलेंजेस हैं टू द एग्रीकल्चर। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है बेसिकली फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करो, एग्रीकल्चरल, लाइव स्टॉक, फिशरीज, इन सब जगह आप डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई टर्म लिख लीजिएगा, है ना। पहले तो प्रोसेसेस को इम्प्रूव करो, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करो और डाइवर्सिफाई करो। मतलब अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि खेत में गेहूँ और ये चने बो करके आप ठीक कर लोगे, ऐसा नहीं है। आप लैंड के भाई मल्टीपर्पज़ यूज़ करिए, हॉर्टिकल्चरल यूज़ करिए, सब्जियाँ बोइए, सब्जी का ये करिए, है ना, कुछ अलग करिए, लाइव स्टॉक करिए, पोल्ट्री में जाइए, है ना। दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। ऑब्वियसली बात है, इरिगेशन फैसिलिटी, डैम फैसिलिटी, ये सारी चीजें आप इंप्रूव करो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करो, ठीक है ना। तीसरा इनका जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस मिसिंग है उनको आप बनाओ। ऑब्वियसली बात है, अगर लॉजिस्टिक्स में खर्चा हो रहा है, स्टोरेज हाउसेज नहीं है, वेयर हाउस नहीं है एफसीआई के पास, तो आप वो सारी चीजें फॉर्म करो ना। दैट शुड बी द एम। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो, जैसे कि यूज करो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। अभी हमने लेटेस्ट बजट में देखा है तो काफी साइंस एंड एग्रीटेक के ऊपर काफ़ी फोर्स दिया जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ को इंप्रूव करो, एग्रीटेक को लेकर के आओ। तो एग्रीटेक को कैसे लाओगे? जब वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तो R&D करने की बात भी है, तो थोड़ा R&D करने की ज़रूरत है। अगला जो आर्टिकल है वो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये भी योजना का आर्टिकल था, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली ऑथर ने, जो योजना में ऑथर ने लिखा है, वो लिखा है किस तरीके से इंडिया, जो कि एक समय थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानी जाती थी, ऑब्सोलीट मानी जाने लगी थी, मतलब हमारे पास 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। तो किस तरीके से हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से अपने आप को एक मतलब बहुत ही जो निम्न कहना चाहिए इकोनॉमी से अपने आप को आज टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 इकोनॉमी से हम आ गए। तो व्हाट हैज लेड टू दैट? सो द प्रोसेस दैट हैज लेड टू दैट इज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें न केवल हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं, लेबर को शिफ्ट करते हैं, बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर। मतलब कि हम वी शिफ्ट द लेबर, वी शिफ्ट द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वी शिफ्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, वी शिफ्ट फ्रॉम लोअर प्रोडक्टिविटी टू हायर प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द सेक्टर, है ना। तो जब हम ये सारे चेंजेस एक साथ करते हैं तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। दिस इज नोन एज द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। 1991 का जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें आपने देखा होगा कि पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में मेजर आपका LPG, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं ना। वी ओपनड आवर मार्केट्स, हमने अपने मार्केट्स को खोला, ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट किया। फिर हमने गवर्नमेंट के रोल को, जो पहले हर चीज़ का गारंटर बन रहा था, अब वो केवल फैसिलिटेटर बनने लगा, है ना, एक सपोर्टर के रूप में काम करने लगा। जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट की जरूरत नहीं थी वहां हमने प्राइवेट्स को अलाउ करने दिया। ठीक है भैया, आप लोग आ जाओ। केवल डिफेंस अपने पास रखा है, रेलवेज अपने पास रखा, ये सारी चीजें अपने पास रखी। अदरवाइज हमने बहुत सारे सेक्टर्स, होटल वेटल दूसरे के लिए खोल दिया, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि हम लिबरलाइजेशन की तरफ आए एंड लाइसेंस राज और ये सारी जो चीज़ें थी वो थोड़ा कम हुआ, है ना। जो टैक्स इंस्पेक्टर्स जो अपना पूरा दबाव बना के रखते थे 1991 के पहले तक, उनका थोड़ा रूल कम हुआ। तो ये सारे कुछ हमने चेंजेस किए। फिर इसके बाद डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन में जैसे डीरेगुलेशन हमने किया, गवर्नमेंट के रोल को कम किया, फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस किए, टैक्स में रिफॉर्म्स किए, है ना, फॉरेक्स रिफॉर्म किए, ट्रेड पॉलिसी में चेंज किया, RBI का जो डॉलर और रुपी का जो मोमेंटम होता है वो चेंज किया, है ना। तो सारी चीजें हमने रिफॉर्म में की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में। अगला जो हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री एंड चैलेंजेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कोर इंडस्ट्रीज का नाम लिखा हुआ है 8, तो वो मैं आपको बता दूं। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 सेक्टर हैं जो कि कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं। इनका नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इसके परसेंटेज पे मत जाओ, मैं आपको बता दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज अगर मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ याद रखना, गांठ बांध लो अपने, कि अगर UPSC में कोई क्वेश्चन आता है किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग, रेलवेज की क्या प्रॉब्लम है,
टेलीकम्युनिकेशन की क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ की क्या प्रॉब्लम है, कहीं की भी प्रॉब्लम पूछ ले, मतलब किसी भी कोने की प्रॉब्लम पूछ ले, तो याद रखना आंख मूंद करके फाइनेंस की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, ये हर बॉडी में है। तो आंख मूंद करके कुछ नहीं आ रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो लिखी जाने के भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो कमी हर जगह देखने को मिली है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसी चीज है जिसने इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आज तक हैम्पर करके रखा हुआ है। इंडिया अपने लिमिट्स को टच नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत वीक हैं, क्योंकि ऑब्वियसली होता है बहुत ज़्यादा फाइनेंस लगता है उसमें, ठीक है ना। अब हमने रिसेंट के जो ईयर्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी पुश किया है। इनफैक्ट कल का अगर आपको बजट समरी याद हो जो मैंने बनाया था, तो आपको याद है मैंने पीएम गति शक्ति के बारे में कितनी चीज़ें बताई, रैंप डेवलपमेंट, रोडवेज, रेलवेज, सबका मैंने बताया कि 2000 किलोमीटर की रेलवे बनाने हैं, 20,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया की थोड़ा मैं इंफ्रास्ट्रक्चरल हिस्ट्री बताऊं तो 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, ठीक है ना। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब प्राइवेट और पब्लिक एक साथ चलेंगे। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, ठीक है। 8 पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उस समय के, उन्होंने बॉम्बे प्लान लेकर के आए। बॉम्बे प्लान का था कि लार्ज पब्लिक सेक्टर विद स्टेट इंटरवेंशन एंड लॉज टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेसेस। बॉम्बे प्लान आया जिसमें यह बोला गया कि भैया एक तो लार्ज पब्लिक सेक्टर रहेगा जिसमें स्टेट इंटरवीन कर सकता है एंड लॉज रहेंगे टू प्रोटेक्ट द लोकल बिजनेसेस, ठीक है ना। फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई गई टू ओवरसी द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग द रिसोर्स एलोकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में क्यों बनाया गया, ताकि वो प्लानिंग कर सके पहली चीज, और जो 5 ईयर प्लान चल रहा है उसका इवैल्यूएशन कर सके, ठीक है ना। और इसका जो सेंट्रलाइजेशन था वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ था, ठीक है ना। फिर हमने सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और वेस्टर्न जर्मनी की मदद से पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाना शुरू किया और 5 स्टील प्लांट्स लगाए, ठीक है ना। वो कहाँ कहाँ बने, भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में, ठीक है ना। तो हमने किसकी मदद ली, हमने यूनाइटेड किंगडम की मदद ली, हमने वेस्ट जर्मनी की मदद ली, हमने सोवियत यूनियन की मदद ली, और भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और स्टील पावर प्लांट्स बनाए, ठीक है ना। इसके अलावा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात चल रही है, इन सब के लिए ही ये चीज़ बनाई गई। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया, ठीक है ना। आप लोगों के लिए सवाल एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इन दोनों के एग्जैक्ट ईयर्स देख लेना, ठीक है ना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का ईयर मुझे देख करके बता देना, ठीक है। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था, जो फोर्थ प्लान चल रहा था 1969-1974 वाला, वहाँ पे 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमने नेशनलाइज किया, जिसका काफ़ी इंपैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। और फिर 5th 5 ईयर प्लान में हमने इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम जिसमें हमने स्टेट हाईवेज और ये सेवरल हाईवेज इन सबको एनलार्ज किया, है ना। ये सारी चीज़ें हमने उस समय की। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी अंडरटुक। अब अभी कुछ रिसेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस, जैसे हमने रेरा लेकर के आए, रेरा एक्ट, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में हम लेकर के आए, जिसमें हमने देखा कि यार जो बायर्स का इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो, लोग उनसे पैसा ले रहे हैं, बिल्डर पैसा ले रहे हैं, फिर डिले कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, लोग पैसा ले रहे हैं, क्लियरेंस बाद में ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए रेरा हम लेकर के आए 2016 में। फिर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने लगे, जैसे प्रधानमंत्री जो आवास योजना अर्बन एरिया है, अर्बन वाली स्कीम है, उसके अंदर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने का एक उन्होंने प्रावधान बनाया। फिर अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, MRTS जिसको हम बोलते हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, Tier 1 और Tier 2 की सिटीज़ में मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए लाया गया। और अभी PM गति शक्ति से बड़ा तो कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, समझ लो। तो PM गति शक्ति का नाम लिख देना, कल जो मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे और आपके बजट में बताए वो चीज़ें आप पूरी ऐड कर देना, ठीक है ना। ये सब रिसेंट में ही आएगा। आगे देखें चैलेंजेस। अब बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे कि सबसे पहला हायर पॉपुलेशन। अब आपको पता है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोग भाई अपना रहेंगे कहाँ, लोग घर कहाँ बनाएंगे, अगर हर जगह बिल्डिंग बन जाएगी तो लोग कहाँ रहेंगे। इकोनॉमिक एक्सपेंशन अपने आप में। दूसरी चीज़ बहुत सारे जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, सैनिटेशन, ये बहुत सारी फंडामेंटल सर्विसेज जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है। भाई लोग रहेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, सैनिटेशन, इनके लिए फंड भी तो बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत सारा फंड की ज़रूरत पड़ेगी।
वो पैसा कहाँ से आप लोगे, पैसा लोगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो जो चैलेंजेस हैं उसको योजना जो है वो 4 हेड्स में बताता है, जैसे कि प्लानिंग ओरिएंटेड इश्यूज, ठीक है ना। ये योजना का कट है पेज, तो मैं आपको बता दूं प्लानिंग इश्यूज में उन्होंने बोला है कि जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। प्लानिंग में तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ही नहीं है आपके पास, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट अनाउंस भी हो जाते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, मतलब कि डिले एक बहुत बड़ा प्लानिंग वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लैंड एक्विजिशन नहीं मिल पाता, प्रॉपर लैंड ही नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा जो चैलेंज है वो फाइनेंशियल चैलेंज है। फाइनेंशियल मतलब कि पैसा कहाँ से लाओगे, बाहर से मांगोगे, प्राइवेट वो करोगे, आरबीआई से छपवा के डालोगे, क्या करोगे, है ना। तो दैट इज द थिंग। लैंडिंग और लोन कितना लोगे, किस इंटरेस्ट पे लोगे, ये भी इशू है। फिर स्ट्रक्चरल इशू है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है एक तो, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रेगुलेटरी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है, एक क्लियरेंस नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट के खुद के प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के कारण डिले हो रहे हैं, है ना। फिर दूसरे इश्यूज भी जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है ना, और रिस्क प्रोफाइल जो है प्रोजेक्ट्स की वो नहीं एनालाइज की जाती, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता है प्रॉपर। तो ये सारे इशूज जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं वॉयेज ऑफ इंडियन सिनेमा। अब ये जो वॉयेज ऑफ इंडियन सिनेमा है, इसमें सबसे पहले आर्टिकल में योजना ने इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बताई है। तो सबसे पहले ल्यूमियर ब्रदर्स का नाम आता है, विच वॉज वेरी फर्स्ट फिल्म वॉज स्क्रीन इन मुंबई इन 1896। तो ल्यूमियर ब्रदर्स नाम की पहली फिल्म थी जो कि स्क्रीन की गई थी मुंबई में, इंडियन नहीं थी, बॉम्बे में की गई थी 1896 में। दादा साहेब फाल्के का नाम आपने सुना होगा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इन्होंने पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र रिलीज की थी 1913 में। याद रखिएगा, इंडिया में पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 1913 में फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के ने रिलीज की थी। 1914 में राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनी जो कि लंदन में दिखाई गई, ठीक है ना। 1914 में ही फिर ये लंदन में टेलीकास्ट हुई, ठीक है। और याद रखिएगा, पहली बोलती फिल्म कई बार पूछता है, पहली बोलती मतलब कि जिसमें डायलॉग में तो आला मारा थी, है ना। पहली बोलती फिल्म, मूक फिल्म में राजा हरिश्चंद्र ये साइलेंट फिल्म थी, और बोलती फिल्म में आला मारा, है ना। आला मारा मूवी आप याद रखिएगा, इंडियन है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करें तो इंडियन सिनेमाटोग्राफर एक्ट 1918 का एक्ट है, ठीक है ना। तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट था 1918 का। इट मेड एसेंशियल फॉर द एग्जिबिटर्स टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम लोकल सिविल अथॉरिटीज़। तो जो एग्जिबिटर्स हैं, जो कि ये थिएटर वेटर खोलते हैं, इनको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है सिविल अथॉरिटीज़ से, तब उसके बाद वो स्क्रीनिंग कर पाते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, इंडियन सिनेमाटोग्राफ कमेटी। तो 1927 में एक इंडियन सिनेमाटोग्राफ कमेटी बनाई गई, विच वॉज फॉर्म्ड टू एग्जामाइन द एडिक्वेसी ऑफ सेंसरशिप एज वेल एज एलिजिडली इमोरल इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमाटोग्राफ पिक्चर्स। तो 1927 में कमेटी बनाई गई, इंडियन सिनेमाटोग्राफ कमेटी, जिसने ये देखा कि भैया सेंसरशिप का क्या एडिक्वेसी है और क्या इमोरल इन्फ्लुएंस पड़ रहा है सिनेमाटोग्राफ पिक्चर्स का, ठीक है ना। फिर फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1952 में हुआ। तो फिल्म डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1952 में, और ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की उसके अंतर्गत हुआ। फिर फिल्म सोसाइटी मूवमेंट याद रखेगा 1950 में शुरू हुआ, विच वॉज फॉर रेजिंग द अवेयरनेस ऑफ सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म। सिनेमा का आर्ट फॉर्म के रूप में जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए ये शुरू किया गया, ठीक है ना। लास्ट जो आर्टिकल आई थिंक ये लास्ट आर्टिकल होना चाहिए, नहीं मे बी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। रोल ऑफ मीडिया के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो मीडिया जो है वो चौथे पिलर के रूप में काम करती है, इंडिया की डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, आप सबको पता है। मीडिया बहुत पावर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीडिया एक ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज का भी एक जरिया है, जैसे कि नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। और कई बार लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आई है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, ये कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ रिसेंट चैलेंजेस हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, जो आपका कहना चाहिए ब्रेकिंग न्यूज़ जो कल्चर है, ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर, उसमें कई चीज़ें, टीआरपी कल्चर में जैसे टाइम्स नाउ का हमने इशू देखा था, स्कैम स्कैंडल्स देखे थे, कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को बरगलाया जा रहा है, मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले रोल ऑफ मीडिया देख लें। तो रोल ऑफ मीडिया देखो, ये रोल्स आप लिख लीजिए। रिपोर्टिंग एक रोल है, रिपोर्ट करना ऑब्वियस सी बात है, आपने इतनी न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं, सब कुछ है। सोशल ऑडिट, जो सोशल प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, देखो मीडिया बायस नहीं होनी चाहिए। मीडिया का काम है कि लोगों के सामने सच्चाई लेकर के आए, लोगों के सामने सोशल प्रोग्राम्स का ऑडिट करके बताए कि भाई कैसा
कैसा रहा और सही ऑडिट करे। अवेयरनेस रोल है मीडिया का। मीडिया का रोल है कि लोगों को सच्चाई बताए, लोगों को बताए कि कहाँ पर क्या चीज़ असली में हो रही है। फिर अकाउंटेबिलिटी मीडिया का रोल है। रोल ऑफ मीडिया इज अकाउंटेबिलिटी। रोल ऑफ मीडिया इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट। रोल ऑफ मीडिया इज टू हैव डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये सारे मीडिया के रोल में आते हैं, ठीक है ना। दीज आर द रोल ऑफ मीडिया। बट बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडियन मीडिया के साथ, जैसे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। फिर सेक्शन 124A सेडिशन का बहुत मिसयूज़ किया जाता है। कई बार जर्नलिस्ट के ऊपर ये सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं और उनकी भी लाइफ थ्रेट में रखी जाती है। फिर फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ का जो कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा इशू है। और कई बार जो फ्री स्पीच का सप्रेशन होता है बाय सेंसरशिप, तो वो बहुत बड़ा इशू है। चाइना में हमने देखा, और हम उस रास्ते में ना जाएं इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि भाई मीडिया को फ्री रहने दो, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मत करो, ठीक है ना। तो हमको करने की क्या ज़रूरत है? हमको ज़रूरत है कि हम उनको सेंसरशिप में इतना ना डालें, हम उनको फ्री स्पीच प्रोवाइड करें और उनके साथ इंटरफेरेंस कम से कम रखें। लास्ट आर्टिकल है प्रिपेयरिंग फ्यूचर लीडर्स। अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली इट इज़ फॉर द रीपमेंट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये आर्टिकल लिखा गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए लिखा गया है कि इंडिया पूरा फ़ायदा उठा पाए डेमोग्राफिक डिविडेंड का, स्किल डेवलपमेंट का, ये सारी चीज़ें इंडिया कर पाए। इसलिए हमको जो स्किल में गैप्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। अब स्किल्स जो है वो 3 तरीके से योजना कैटेगराइज करता है। एक है ट्रांसफरेबल स्किल, यानी कि ऐसी फंक्शनल स्किल जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो सकती हैं। दूसरा है एटीट्यूडिनल स्किल्स, यानी कि ऐसी स्किल्स जो आपकी पर्सनैलिटी को कैरेक्टराइज करें। फिर नॉलेज बेस्ड स्किल, यानी कि जब किसी आप सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या प्रोसीजर के एक पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्सपर्टाइज लेते हैं तो वो होता है नॉलेज बेस्ड। तो ट्रांसफरेबल स्किल, एटीट्यूडिनल स्किल और नॉलेज बेस्ड स्किल, इसको याद रखेगा। गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं इन स्कीम्स के थ्रू स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। एक है संकल्प स्कीम, जो कि जिसका फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। संकल्प लिख लो, इसको नोट कर लो, योजना में जो मेंशन होता है सब इंपॉर्टेंट है। संकल्प स्किल यानी कि स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा असिस्टेड है और इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और संकल्प इज़ अ सपोर्टिंग प्रोग्राम बेसिकली फॉर स्किल ट्रेनिंग स्कीम्स, जो कि फोकस करते हैं ऑन स्किल ट्रेनिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, ठीक है ना। इसके अलावा हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को और एंटरप्रेन्योरशिप का उनको मौका दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको अप्रेंटिस प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसी का हिंदी है कौशल विकास योजना। और इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये भी NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है। और इसमें हमने ऐड किया है इसकी डुअल ऑब्जेक्टिव, एक तो डाइवर्सिटी टू द इनकम ऑफ रूरल पुअर फैमिलीज एंड उनका जो कैरियर एस्पिरेशंस है रूरल यूथ का वो पूरा हो सके। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के थ्रू भी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और जो रूरल यूथ हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने जो भी चाहते हैं वो कर सकें। अब कुछ चैलेंजेस है स्किल डेवलपमेंट के भी, तो वो चैलेंजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो लैक ऑफ मोबिलिटी, मतलब पीपल जिनके पास स्किल डेवलपमेंट है उनके पास अभी भी जैसे उनको लगता है कि वो कहाँ जाएंगे, बाहर रहिए, कहाँ जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो बाहर नहीं जाते हैं और अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, तो लैक ऑफ मोबिलिटी। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा आप लिख सकते हैं। तो क्वालिफाइड लेबर हमारे यहाँ पे है भी मान लो, तो हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं ट्रेनिंग देने की फैसिलिटी नहीं, कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है ना, ट्रेनिंग नहीं है, लैक ऑफ ट्रेनिंग इज देयर। Then lack of scalability. Lack of scalability मतलब any model that is to be effective requires a large amount of support from a variety of stakeholder. हमारे स्केल ऑफ ऑपरेशन अच्छी नहीं है, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कभी नहीं मिलता, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे कि अब आपके पास एग्जाम्पल तो हमारे चैनल का ही है कि अच्छी चीज़ है, आप सबको पता, लेकिन फिर भी सपोर्ट आप लोग नहीं करते हो, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है। तो लैक ऑफ स्केलेबिलिटी इज अ इशू। देन मिस अलाइनमेंट ऑफ स्किल्स, मान लो अलाइनमेंट इज प्रॉपर नहीं, मतलब आपके पास स्किल्स किसी और चीज़ की है, आप कर कोई और काम रहे हो। दूसरा चीज़ कई बार क्या होता है कि स्किल्स जो है बहुत जल्दी आउटडेट भी जाती है, मतलब कि टाइम इतना जल्दी चेंज हो रहा है ना कि पुरानी स्किल्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो पुरानी स्किल्स और नई स्किल्स का जो लफड़ा है ना, ये भी बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए रिकमेंडेशन में ऑथर कहता है कि भाई देखो, समय को स्टडी करो, टाइम को स्टडी करो और जो कंटेम्प्रेरी स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स प्रोवाइड करें और फ्यूचर का आउटलुक रखो, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आउटलुक रखो कि आगे क्या आ सकता है।
प्राइवेट प्लेयर्स की मदद लो, टेक्नोलॉजी लोग का यूज़ करो, ऑटोमेशन, रिफाइनमेंट, स्केल को बढ़ाने की कोशिश करो, है ना, और एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रॉपर करने की कोशिश करो। तो ये कुछ रिकमेंडेशन, दैट इज़ इट फॉर योजना ऑफ जनवरी 2022। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कंटेंट हमने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी आप सजेशन देना चाहें, जो भी आप बताना चाहें हमारी योजना के बारे में, तो आप बता सकते हैं। दैट इज़ इट। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।